आज हम लोग देखने वाले हैं द काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर का चैप्टर नंबर 29। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना रॉल होता है वो सोया होता है और सपने में उसको अपनी पिछली लाइफ की कुछ मेमोरीज आ रही होती हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। जो अपना बेडोयुन होता है वो बोलता है अपने उस गिल्ड मास्टर से कि आखिर तुम लोग एनपीसीज को क्यों मारते हो, क्या तुम लोगों को पेनल्टी से डर नहीं लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग सिर्फ एक क्वेस्ट के लिए उन सारे नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स को मार देते हो, ये उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, पेनल्टी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये पेनल्टी वगैरह से डरता हूँ? जो पीजेंट्स हैं तुम्हारी तरह वही इस बारे में सोचते होंगे, तुमको ट्रुथ को फेस करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग एनपीसीज को मारना चाहते हैं सिर्फ 10,000 के लिए। जो अपना बेडोयुन यानी अपना रोल होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि चुप कर बास्टर्ड, मुझे ये बता कि आखिर तू उनको क्यों मारता है। वो बंदा रोल से बोलता है कि आखिर मैं तुझे क्यों बताऊं, वैसे भी तू तो मुझे मारने वाला है ना। वो बंदा बोलता है कि भले ही तू मुझे मार भी ले लेकिन मैं कुछ पैसे देकर यहाँ पे दोबारा रिवाइव हो जाऊंगा। अब ये सब क्योंकि गेम के अंदर होता है तो इसलिए वो बंदा रिवाइव हो सकता है यहाँ पे। बेडोयुन अपने मन ही मन में बोलता है कि फक, मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, ये ग्रैंडसन है एक ऐसी फैमिली का जो फैमिली कोरिया के टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनीज को ओन करती है। वो बंदा बोलता है कि तू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन तुझे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। जीत हमेशा उस बंदे की होती है जो कि हमेशा अपने पास सबसे ज्यादा पैसा लेके घूमता है और मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे वाला हूँ तो जीत मेरी होगी। बेडोइन बोलता है कि तू चाहे कुछ भी बोल लेकिन ये मेरा दिमाग नहीं बदलेगा, और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ता है और एकदम घुमा के उसको नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद बेडोइन बोलता है कि उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को मरते हुए देखा जिसको मैंने बचाने की कसम खाई थी। वो उसको पकड़ के एकदम रोने लग जाता है और फिर गुस्से में बोलता है कि गिल्ड मास्टर, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मेरे सामने इस गेम में नहीं मर जाएगा। और जो डेसन गिल्ड वाले हैं जो कि इस गेम के ऊपर दबदबा बनाए रखते हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर अचानक से जो अपना रोल होता है प्रेजेंट टाइम वाला, उसकी आंखें खुल जाती है। रोल बोलता है कि क्या अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था? ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ का ड्रीम आया है। वो बोलता है कि मुझे अब थोड़ा ऑफ ऑफ सा फील हो रहा है। वो बोलता है कि मैं उस दिन उस लड़की से जो मैंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। और अचानक से उसके सामने सिस्टम खुलता है और सिस्टम में एक आइकन सा बना आता है उसके सामने। रोल बोलता है कि आखिर ये आइटम क्या है, क्या ये कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड है? और फिर उसके बाद वो जो नोटिफिकेशन होता है उससे जो अपना रोल होता है उसे पता चलता है कि जो सिस्टम होता है वो सभी से बोलता है कि थैंक यू टू एवरी प्लेयर यूजिंग द कनेक्ट सिस्टम। और पता चलता है कि वो जो ये कनेक्ट सिस्टम होता है इसमें अपडेट आया होता है जिसमें हिडन एंशिएंट डंजन ओपन हो चुका होता है, डायमेंशन गेट सिस्टम आ गया होता है और सम एनपीसीज विल टर्न इनटू क्वेस्ट एनपीसीज वाला ऑप्शन आ गया होता है और गिल्ड सिस्टम अपडेट हो चुका होता है। और साथ ही साथ जो डेट होती है अपडेट की वो होती है आज से 1 महीने बाद। और सिस्टम ऐसा भी नोटिफाई करता है कि प्रोग्रेस के ऊपर अगर सही रिस्पॉन्स आया तो फ्यूचर में और भी ज्यादा बड़े बड़े अपडेट आएंगे। रोल बोलता है कि क्या एक अपडेट? रोल बोलता है कि मुझे पता था कि इसमें जरूर एक ना एक दिन तो बड़ा वाला अपडेट जरूर आएगा लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये अपडेट इतनी जल्दी आ जाएगा। और रोल बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैं उससे एक बार दोबारा मिलूंगा और इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि मैं जो अपडेट है उसका एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए इनफ प्रिपेयर भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अभी भी मेरे पास पूरा 1 महीना बचा है और 1 महीने के अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलता है कि अगर मैंने ये वाला चांस भी खो दिया तो जो मेरा प्लान है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। वो बोलता है कि मुझे सिनेरियोस के ऊपर डोमिनेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो कुछ भी मुझे यहाँ से करना है वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा जब तक और लोग यहाँ पे ज्वाइन हो उससे पहले मुझे अपना काम निपटा देना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बीटा सर्वर है तो यहाँ पे अभी रोल के अलावा और कोई प्लेयर नहीं आया है, लेकिन बाद में और प्लेयर्स भी इस कनेक्ट वर्ल्ड में आएंगे। रोल बोलता है कि जो मेरे फ्यूचर डिसीजंस होंगे वो उन पे डिपेंड करेंगे कि मैं अपना अभी का टाइम कैसे यूज करता हूँ। वो बोलता है कि मुझे अभी अपना लेवल अप करना है, अपने गिल्ड को एक्सपेंड करना है, मुझे अकेडमी की लाइब्रेरी भी जाना है, मुझे बहुत सारी फ्री सिटीज में भी विजिट करना है। और फिर बोलता है कि शिट, मुझे ये सब करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, आखिर मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा, मुझे अपना एक नया प्लान बनाना पड़ेगा आज रात के अंदर। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रोल होता है वो बोलता है कि मैं पूरी रात उठा रहा और मैंने बहुत ज्यादा प्लानिंग
प्लानिंग करी और मैंने सबसे एफिशिएंट और सबसे कॉन्क्रीट प्लान बनाया। अब उसके बाद गाइस हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिल्वर जीरो, जो कि होता है इंपीरियल हाउंड का लीडर। अब ये बंदा कौन है और इसका क्या मकसद है ये तो आपको आगे पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है कि इसकी अपने बंदों के साथ मीटिंग चल रही होती है। इसके बंदे से रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो रॉयल हाउस है उसका फर्स्ट विजिट है, जो किंग है उसने अभी तक अपने आप को शो नहीं किया है एक्सेप्ट रेगुलर मीटिंग। वो अपने बंदों से बोलता है नाइस वर्क। वो बोलता है कि इस मॉर्निंग जो अपना होम बेस है उसने ऑर्डर्स को पास कर दिया है और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद हमारा जो ग्रैंड प्लान है वो शुरू हो जाएगा। उसकी टीम वाले बोलते हैं फाइनली हमारा हार्ड वर्क हमें मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वो बंदा बोलता है कि सुनो ये सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप है, तुम लोग ये मत भूलो कि तुम्हारे रोल अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो नंबर 7 से पूछता है कि नंबर 7 क्या तुमने अपनी मीरा वाली इन्वेस्टिगेशन फिनिश कर दी? नंबर 7 पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी वो तो लगभग डन हो गई है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मीरा वाले इंसिडेंट में किंगडम भी इन्वॉल्व है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है जानना कि आखिर क्या है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो रैंडल वाले हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। एक बंदा बोलता है कि क्या आखिर ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम, जो रैंडल वाले हैं उनका तो ज्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं हुआ, क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि जो मीरा वाले हैं उन्होंने रैंडल वालों के ऊपर जबरदस्ती किया? नंबर 7 बोलता है कि सर्कमस्टेंसेस तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, जो रैंडल वाले हैं उन्होंने अपनी कॉन्क्वेस्ट डिक्लेयर करी मीरा के ऊपर सेम उसी दिन, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां से जो हमें पावर आर्मर्स और बाकी के गियर्स मिले हैं उनमें जो स्पेल्स यूज किए गए हैं वो सब यही दर्शाते हैं कि इस सब के पीछे रैंडल वालों का हाथ है। वो अपना जो बॉस होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोग ये सब कुछ करें। फिर उसके बाद वो बॉस बोलता है कि ठीक है, रैंडल वालों के अलावा क्या कोई और चीज भी है? उनका बंदा बताता है कि जो एस्टन काउंटी का यंगेस्ट सन है वो भी वहां पे पाया गया था। उसने अपने आप को हमारे बेस के पास तो नहीं दर्शाया, लेकिन वो सिटी में प्रेजेंट था। वो बंदा लीडर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एस्टन काउंटी और रैंडल वालों ने साथ में मिलकर ये सब कुछ किया होगा? उसका बंदा बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लीडर बोलता है कि ठीक है, फिर एस्टन वालों को इस डिस्कशन से एक्सक्लूड करो। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि लेकिन ये सब कुछ श्योर भी नहीं है और ऐसा भी लगता है कि इस सब के पीछे ग्रे होगा। वो जो लीडर होता है वो बोलता है कि क्या इस सब के पीछे ग्रे भी हो सकता है? अगर ग्रे है तो इन्वेस्टिगेशन को अभी के अभी बंद करो, क्योंकि ये सब कुछ माइनर से स्टफ देखकर हमें अपने ग्रैंड प्लान को खत्म नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड दिस। और जो रैंडल वाले हैं उन्हें अभी के लिए वार्न कर दो। फिर उसके बाद वो लीडर नंबर 3 से पूछता है कि नंबर 3 आखिर एकेडमी में क्या हुआ? मुझे लग रहा था कि जो जेम्स है वो हमेशा टॉप पे आएगा हमारे प्लान के हिसाब से। नंबर 3 बोलता है कि वहां पे थोड़ा अजीब हुआ, हम लोगों ने जहां तक सोचा था हमारे प्लान के हिसाब से जेम्स या डेल्टन में से कोई एक टॉप पे आना चाहिए था, लेकिन अचानक से एस्टन काउंटी वालों का रॉल टॉप नंबर पे आ गया। लीडर बोलता है कि क्या रॉल? और फिर नंबर 6 से पूछता है कि नंबर 6 आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें एस्टन वालों के चार्ज पे रखा था। नंबर 6 बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। लास्ट ईयर तक जो एस्टन वालों का यंगेस्ट सन था उसने अपनी कोई भी स्किल नहीं दिखाई थी, वो एकदम वीक था, लेकिन ये साल से उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वो बहुत ज्यादा ग्रेट ग्रेट स्किल्स दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि अभी उसके पास कोई और भी हिडन पावर्स हैं। फिर उसके बाद लीडर बोलता है कि क्या वो हमारे प्लान को अफेक्ट तो नहीं करेगा? नंबर 6 बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चांसेस हैं, वो अभी सिर्फ 15 साल का है और हमारा जो प्लान है वो उसके हिसाब से हम उसको लास्ट में यूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे प्लान पे कुछ ज्यादा इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद लीडर अपने मन ही मन में बोलता है कि रॉल वो अचानक से हमारे प्लान के बीच में आ गया, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना प्लान छोड़ के उस बच्चे के ऊपर ध्यान दें। वो बोलता है कि ग्रे अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉल से भी ज्यादा। और वो अपने बंदों से बोलता है कि फिगर आउट करो कि आखिर वो अचानक से क्यों दिखा, क्योंकि वो अभी अकेडमी में वाइस प्रेसिडेंट है। वो बोलता है कि हमने अपने टॉप एरोगेंट को यूज किया उस तक अप्रोच करने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। और फिर नंबर 8 से पूछता है कि नंबर 8 आखिर अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नंबर 8 बोलता है कि वहां पे एक गिल्ड है जो कि थोड़ा ट्रबल कर रही है, लेकिन उसको भी हम जल्दी शांत करा देंगे। वो बोलता है कि उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि हमारे प्लान को इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद लीडर बोलता है कि अंडरस्टूड, मैं एक बार इसको लास्ट टाइम दोबारा कह रहा हूँ, 1 मंथ के बाद जो हमारा प्लान है उसमें कोई भी ट्रबल नहीं आना चाहिए। हमारे प्लान के सक्सेस होने से पहले कोई भी अपने गार्ड डाउन मत करना। ये बात याद रखना कि एक छोटा सा वेरिएबल भी हमारे पूरे के पूरे प्लान को खराब कर
सकता है। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और हमें अगले दिन का अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रॉल होता है वो अकेडमी की तरफ जा रहा होता है। वो अपने मन ही मन में बोलता है कि कल पूरी रात जागने के बाद मुझे बहुत थकान हो रही है, लेकिन एटलीस्ट ये फ्यूचर में कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं करेगा। वो बोलता है कि मैंने जो अपनी क्लासेस शेड्यूल करी हैं वो करी है 3 डेज एक वीक में, और सिर्फ कोर क्लासेस को मैं अटेंड करूंगा। अब उसके बाद जब रॉल एंटर कर रहा होता है तो सभी लोग इसको देखकर बोलते हैं कि देखो ये तो सबसे टॉप है, ये सिर्फ 15 साल का है और इस साल इसने अकेडमी में टॉप कर रखा है। और मतलब सभी लोग इसको देखकर बातें करने लग जाते हैं। कोई बोलता है कि ये इतनी बड़ी फैमिली का है, लेकिन इसको आखिर अकेडमी में आने की क्या जरूरत पड़ी, और ऐसी बहुत सारी इसकी तारीफ में लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे इन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। जो अकेडमी है ये सिर्फ मेरे लिए मेरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ कुछ चीजों को ठीक करने के लिए। अब उसके बाद में अकेडमी की क्लासेस का सीन दिखाया जाता है। रॉल क्लास में बैठा होता है और वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जो अकेडमी की क्लासेस हैं वो उतनी भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है जितनी मैंने सोची थी। वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो मेरे से एकदम चिपक के रहेंगे, लेकिन सही है वो लोग मुझसे जितना दूर हैं। और फिर उसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है और रॉल बोलता है कि पहला दिन उतना भी कुछ बुरा नहीं था, और अचानक से क्लास में एक बंदा आता है और वो बोलता है कि क्या यहाँ पे रॉल है। रॉल बोलता है कि हाँ मैं हूँ रॉल, आखिर तुम्हें क्या काम है। वो बंदा उसे आके एक स्क्रोल देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पर्क्स हैं क्योंकि तुमने टॉप किया है, और तुम्हें जो भी मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगी जैसे लाइब्रेरी वगैरह में, तो तुम्हें इसे दिखाना पड़ेगा और तुम वहाँ रजिस्टर हो जाओगे। और जो वाइस प्रेसिडेंट ग्रे हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो प्लीज एक बार उन्हें भी विजिट कराना। रॉल बोलता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ग्रे, और अचानक से सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि जो तुम्हें क्वेस्ट पूरा करने का एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा वो ये है कि तुम्हारी मीटिंग होगी ग्रैंड सेज ग्रे से। रॉल बोलता है कि एल्फ्रेडो ग्रे वो एक हिस्टोरिकल हीरो हैं जिन्होंने अंपायर के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। वो बोलता है कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो उनके रूम की तरफ को जाता है और अंदर जाके देखता है कि एल्फ्रेडो ग्रे वहाँ पे बैठा होता है। ग्रे उससे बोलता है कि वेलकम रॉल, तुम बस 2 मिनट यहाँ पे बैठो, मैं कुछ अपने पेपर्स पूरे कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। वही जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने इनको आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा था, ये एकदम वैसे ही दिखते हैं जैसा मैंने फोटोज वगैरह में देखा था। वो बोलता है कि ये मुझे टिपिकल नोबल लग रहे हैं, लेकिन इनके आसपास मुझे एक अननोन ऑरा सा फील हो रहा है, लेकिन मैं इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। और फिर वो सिस्टम से बोलता है कि क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकता हूँ, और सिस्टम उसके सामने पूरी ग्रे की नोटिफिकेशन दे देता है। फिर उसके बाद रॉल देखता है कि वो तो वही नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो कि सभी को पता है। रॉल बोलता है कि क्या इसके बारे में मैं कुछ और नहीं जान सकता हूँ। और उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैंने सुना था कि आपसे मिलना बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन आप मुझसे मिल रहे हैं। वो जो ग्रे होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं भी बहुत टाइम तक अकेडमी में हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम 2 मिनट बस बैठोगे, मेरा काम होने वाला है, मुझे तुमसे बहुत कुछ चीजों के बारे में पूछना है इंक्लूडिंग योर आईज। और ये सुनते ही रॉल एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 29 खत्म हो जाता है।